नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। आज जिन चार विषयों पर हम चर्चा करेंगे उनमें सबसे प्रमुख है भारत और अमेरिका का जो ट्रेड डील हुआ है। उस ट्रेड डील के तहत जो टैरिफ भारत पर लगाया गया था 25% का टैरिफ और 25% जो है वो जिसको आप कहिए कि फ़ाइन या जिसको आप कहिए कि वो 25% अर्थात कुल मिलाकर के 50% का टैरिफ था, जिसको घटा करके अब 18% कर दिया गया है। और एक सहमति बन गई है दोनों देशों के बीच। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बात हुई। उसके बाद इसका खुलासा हुआ कि एक समझौते पर पहुंच गए हैं। लंबे समय से इस पर चर्चा चली आ रही थी। पीयूष गोयल अमेरिका गए, उनके अधिकारी यहाँ आए और ये बातचीत लगातार हो रही थी। इस बीच लगभग एक दशक से चली आ रही बातचीत यूरोपियन यूनियन के साथ, जहाँ पर एक FTA हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और जिसको डील्स ऑफ द डील मतलब जिसको इस तरह की संज्ञा दी जा रही है, उसको भी अमेरिका के साथ हुए समझौते के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, इसलिए कि उस डील के बाद अमेरिका को बड़ा नुकसान होने वाला था। अब निश्चित तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहां पर भारत आगे बढ़ा है और कुछ अमेरिका आगे बढ़ा है। उसके बाद ही एक मिडिल ग्राउंड पर पहुँचे हैं। रसिया के साथ हमारा तेल का क्या होगा, एनर्जी सिक्योरिटी क्या होगी, जो बात आ रही है निकल करके कि अब भारत वेनेजुएला से तेल लेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये कुल मामला एक तरफा है, लेकिन जो भारत पर 50% की ट्रेड डील थी, अब ये वो घट करके 18% हो गई। और कहा यह जा रहा है, मतलब जो इस तरह की बात निकल करके आ रही है कि इस समझौते के बाद भारत की इकोनॉमी पर और भी इसके पॉजिटिव होंगे। और ये सब कुछ जो है वो सरकार के परसिवरेंस के कारण ही नज़र आता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार इस मामले में चुप्पी साध करके काम कर रहे थे, वो इस पूरे मामले से नज़र होता दिख रहा है। अब दूसरा जो मसला है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। पहले उनको कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर लाया गया, वो पूरी तरह से अध्यक्ष हो गए हैं। लेकिन उनकी टीम जो है लगभग 9 के 11 के आसपास उपाध्यक्ष होते हैं और लगभग 9 के आसपास महासचिव होते हैं। संगठन महासचिव को लेकर के संगठन महासचिव के 2 उप महासचिव होते हैं, वो सेक्रेटरी, नए स्पोक्स पर्सन, ये सारा जो है वो फिर से नई टीम में गठित होता है। लेकिन इसको आने में देर हो सकती है। उसके पीछे कारण जो बताए जा रहे हैं कि ये दो प्रक्रिया एक साथ हो सकती है। 2 साल जब मोदी सरकार के तीसरे टर्म के पूरे होंगे, उसके आसपास कुछ इस तरह की गुंजाइश है कि शायद कुछ लोगों को जो मंत्रिमंडल में हैं उनको संगठन में भेजा जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश के जो अभी अध्यक्ष बने हैं वो वित्त राज्य मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में, तो उनको संगठन में भेज दिया गया। ऐसे ही कुछ और लोगों को संगठन में भेजा जा सकता है, महासचिव पद के लिए, प्रवक्ता पद के लिए, या इस तरह के और पद के लिए। और कुछ ऐसे लोग जो संगठन में हैं या कुछ ऐसे लोग जिनको सरकार में शामिल किया जा सकता है। कुछ नए लोग जैसे राम माधव की वापसी की बात कही जा रही है। कुछ लोग रिपीट होंगे, लेकिन रिपीट होने की संभावनाएं बहुत कम है। प्रवक्ता में रिपीटेशन हो सकता है, लेकिन जो महासचिव और उपाध्यक्ष वाला पद है उसमें कम लोगों के रिपीट होने की संभावना है। और संभावना ये है कि ये जो नई टीम होगी इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो 50 से 55 साल से कम के होने वाले हैं। मतलब 60 पार के
होने की संभावना बहुत कम है। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई नहीं होगा, लेकिन 1-2 से ज़्यादा 60 से ऊपर का कोई पदाधिकारी नहीं होगा, इस तरह की बात कही जा रही है। तो जब मई जून के बाद ही नई टीम नितिन नवीन की आएगी, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। और खबरें भी इस तरह की जो मुझे जो जानकारी मिली है वो यही बताती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण मसला है वो है ममता बनर्जी की चुनाव मतलब रणनीति या ममता बनर्जी की कार्यशैली को लेकर के। ममता बनर्जी दिल्ली थी और वो दो बातें थी जिन पर बहुत ज़्यादा वो चर्चा कर रही थी। एक तो ये कि वो सुप्रीम कोर्ट में एक केस करने आई थी SIR को लेकर के, जिसमें उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को ही वो बनाया है, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ बनाया है। और वहाँ से SIR से बहुत सारे से जुड़े बहुत सारे ऐसे लोगों को ले करके आई थी। तो ये पूरा मामला है। अब SIR को लेकर के जिस तरह से ममता बनर्जी बहुत एग्रेसिव हैं, उसको लेकर के उनको बहुत सारे काउंटर वो भी हो रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि पश्चिम बंगाल में 29 जनवरी को एक बड़ी दुर्घटना हुई थी आग को लेकर के, जो है वो 24 मतलब साउथ 24 परगना ज़िले के आनंदपुर इलाके में, और इसमें 30 लोगों के मारे जाने की बात आ रही है निकल करके। लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी ममता बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना जाने की बजाय SIR को लेकर के वो दिल्ली पहुंच गई। और भी दिल्ली में और बहुत सारे मामले थे। वो अभिषेक बनर्जी के घर उन्होंने बैठक की, सब कुछ हुआ। उसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस के बैरिकेटिंग लगाए जाने पर विरोध किया और ये कहा कि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ, मुझसे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं होगा, जिस तरह के बयानों के लिए जानी जाती हैं। अब सीधे से स्पष्ट सा मसला है कि ममता बनर्जी को अपने हिंदू वोटर, वहाँ के हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। SIR से उनको लग रहा है कि उनके मुसलमान वोट न कट जाए, सारी कवायद उसी को लेकर के है। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्या ममता बनर्जी को प्रशासन से कोई लेना देना है या नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसलिए कि 30 लोगों के मारे जाने के बाद ममता बनर्जी ने इतना भी उचित नहीं समझा कि जो विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स की फैमिली जो है, उनसे मिल करके उनको कोई सांत्वना दी जाए या उनको ये बताया जाए या उनके बारे में ख्याल किया जाए। ये ममता बनर्जी ने करना गवारा नहीं किया। तो कुल मिलाकर के ये इस तरह का प्रशासन पश्चिम बंगाल में चल रहा है और पश्चिम बंगाल की जनता इसी तरह के प्रशासन की आदी हो गई है। इसलिए कि वहाँ पर चुनाव डर से होता है, वहाँ चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं होता है, ये सबको मालूम है। और इसीलिए ममता बनर्जी 3 बार जीती हैं और अगर चौथी बार जीतती हैं तो वो भी वैसा ही होगा, लेकिन जिसकी संभावनाएं बहुत कम है। एक चौथा जो महत्वपूर्ण मसला है, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जो प्रेसिडेंट की बजट पर जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था उसके जवाब में उठे, तो उन्होंने एक ऐसा मसला उठा दिया जो जिसको लेकर के विवाद खड़ा हो गया। वो पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल MM नरावने की एक किताब में के कुछ अंश को, जो एक मैगजीन कैरावान में छपी हुई है, उसको लेकर के वो उन्होंने बात शुरू की, जिसको कि स्पीकर ने रोक दिया कि ना वो किताब छपी हुई है, आप वो नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ छपी नहीं है उसको प्रमाण मान करके आप उसकी बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन बार बार ये कहने पर भी वो नहीं माने। अब उस किताब में जो मामला है वो ये
जिसमें ये किताब में नहीं, जो कैरावन के आर्टिकल है उसमें ये कहा गया है कि उनके सेना अध्यक्ष रहते समय जब चीनी सेना ने लद्दाख के इलाके में वो फॉरवर्ड पोस्ट पर आगे बढ़ रही थी, 1 किलोमीटर तक आ गई, फिर 500 मीटर तक आ गई, और ये बात लगातार डिफेंस मिनिस्टर और बाकी जो अजीत डोभाल सब तक पहुंची, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। और आखिरी में जब लगभग 500 मीटर के आसपास सेना पहुंच गई तो ये प्रधानमंत्री की तरफ से राजनाथ सिंह के माध्यम से मैसेज आया कि वहाँ पर जो उचित निर्णय सेना की दृष्टि से किया जा सकता है उसको सेना करे। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राउंड पर अगर सेना के निर्णय को प्रधानमंत्री मान रहे हैं या कह रहे हैं कि सेना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, तो इसमें अनिर्णय वाली स्थिति कहाँ है? तो जैसा मैंने कहा कि ये जो अनिर्णय की बात की जा रही है वो एक बार फिर राहुल गांधी पर उल्टा पड़ गया। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कैरावन की रिपोर्ट पर ही राहुल गांधी ने राफेल वाला मामला उठाया था। कैरावन की रिपोर्ट्स को ही बेस करके वो संघ पर आक्रमण करते रहते हैं, और फिर ये कैरावन की रिपोर्ट पर वो अभी मोदी सरकार पर फिर एक आक्रमण हुए, और हर बार कैरावन की रिपोर्ट में जो है रिपोर्ट से जब वो हमला करते हैं तो वो उल्टा दांव पड़ता है, और एक बार फिर कांग्रेस की इमेज जो है वो मुश्किल में डालेगी। और इस बीच जब ये बात उठ रहा था, उस बीच मामला यूएस टैरिफ डील का आ गया, तो एक तरह से उसकी हवा पहले ही निकल गई। कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि राहुल गांधी को कुछ बेहतर विषय निकालने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।